राज्य विरोधी हरकतों पर सीएम धामी हुए सख्त, वेरिफिकेशन अभियान तेज करने के निर्देश, हर तरीके के अतिक्रमण को ध्वस्त करने का आदेश। अगला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री ने किया बड़ा ऐलान, कहा 2022 में हुई गलती, अब सिर्फ पार्टी के लिए करूंगा प्रचार। हेमकुंड यात्रा के लिए ऋषिकेश से रवाना पहला जत्था आज पहुंचेगा गोविंद घाट। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, गुरुवार को सीएम और राज्यपाल ने जत्थे को किया था रवाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां आज दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल, जहां थोड़ी ही देर में दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। साथ ही सूत्र ये बता रहे हैं कि कई केंद्रीय मंत्रियों से भी इस दौरान मुलाकात हो सकती है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली जब पहुंचेंगे तो उस दौरान कई आला नेताओं के साथ मुलाकात सीएम पुष्कर सिंह धामी की हो सकती है। ऐसे में नीति आयोग की बैठक यहां पर होगी और उसको लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो बड़ी खबर, जहां आपसे कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें सामने आने लगेंगी जब दिल्ली की तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो काफिला है वो पहुंचेगा। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। ऐसे में नीति आयोग की बैठक में शामिल भी होंगे, जहां पर अगर कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात होती है तो उत्तराखंड के विकास को लेकर एक नया रोड मैप रखा जाएगा। आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसको लेकर चर्चा होगी। मेरी सहयोगी शुभांगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर, सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर? बिल्कुल, देखिए सीएम धामी जो हैं दिल्ली दौरे पर हैं और ऐसे में दिल्ली पहुंचकर हम कह सकते हैं कि केंद्रीय नेताओं से भी सीएम जो है वो मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि जब भी वे दिल्ली जाते हैं तो जरूर उत्तराखंड की कोई समस्या हो या प्रोजेक्ट से संबंधित कोई बात हो वो जरूर केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा क्योंकि नीति आयोग की बैठक है उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी भी तैयारियां हैं और उसी को लेकर ये दिल्ली दौरा जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीएम का बयान भी सामने आया था जिसमें उनसे नीति आयोग की बैठक को लेकर पूछा गया था। तो उन्होंने कहा था कि वो जरूर इस बैठक में एक अलग से उत्तराखंड के लिए स्पेशल पैकेज की जो है वो मांग करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर चाहे वो श्रद्धालुओं के बड़ी संख्या में पहुंचने के लिहाज से हो, चाहे वो उत्तराखंड पूरे देश में जिस तरीके से पानी ऑक्सीजन पहुंचाता है उसके लिहाज से हो, चाहे जो आपदा ग्रसित यहाँ पर क्षेत्र है उसके लिहाज से हो, अपनी बातें जो है वो नीति आयोग की जो बैठक होगी उसमें सामने रखते हुए नजर आएंगे और स्पेशल पैकेज की मांग करेंगे, बात कहते हुए नजर आए थे। और इसी लिहाज से जो उनका दौरा है दिल्ली दौरा वो महत्वपूर्ण है। और इस दौरान मैं बताऊं तो मुख्यमंत्री के साथ कई सारे जो बड़े आला अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहते हुए हमें नजर आएंगे जब बैठक होगी। इसमें मुख्यमंत्री सचिव जो हैं वो इसमें रहेंगे, वित्त सचिव जो है वो इसमें रहने वाले हैं, प्रमुख सचिव इसमें उनके साथ रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये दौरा जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है और कई सारी तस्वीरें जो है केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की भी सामने जो है वो आ सकती है। ठीक है शुभांगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे और भी खबरें जिन पर आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां केदारनाथ धाम में लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। तो बड़ी खबर, 4.5 लाख से ज्यादा यात्रियों ने इस दौरान दर्शन किए हैं, जहां हर रोज 23,000 से ज्यादा यात्री दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां पर 15,460 पुरुषों ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए, तो वहीं 8,388 महिलाओं का यह आंकड़ा सामने आया, जहां बाबा केदार के दर पर पहुंचे और केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन किए हैं। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, चारधाम यात्रा में व्यवस्थित जो तैयारी है वो पहले से ही यहां पर की गई थी और इसके साथ ही तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से शुभांगी के पास जाते हुए, शुभांगी, चूंकि देखिए चारधाम यात्रा को लेकर लगातार सरकार की तरफ से अनुमान जताया जा रहा था कि जो भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हैं वो मौके पर पहुंचेंगे और देखिए वो तस्वीरें भी अब एकाएक सामने भी आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए चारधाम यात्रा का इंतजार हर बार जो व्यावसायिक लोग हैं वो करते हैं, श्रद्धालु जो हैं वो कपाट खुलने का इंतजार करते हैं और ऐसे में सरकार ने इसी लिहाज से पूरी तैयारियां जो है वो की हुई थी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे ये अनुमान भी लगाया जा रहा था, जो कि अब धरातल पर देखने को मिल रहा है। अभी तक केदारनाथ में 4.5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो दर्शन कर चुके हैं और करीब 20,000 से ज्यादा लोग पर डे इन धामों में दर्शन कर रहे हैं, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और अब तो क्योंकि हेमकुंड साहिब के कपाट जो है वो भी 25 तारीख को खुलने जा रहे हैं, तो ऐसे में और बड़ी
संख्या में श्रद्धालु जो है हमें उत्तराखंड पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े जो है ये भी सुखद है और जिस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, उन्हें हर तरीके की सुविधा मिले, इस पर लगातार विभाग भी नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री खुद इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस बार अभी तक जो तस्वीरें सामने आ रही है वो काफी सुखद है, क्योंकि बहुत ही सुखद रूप से जो यात्रा है वो संचालित हो रही है। चाहे वो हम रजिस्ट्रेशन की बात करें, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, क्योंकि ऑफलाइन में हम हर बार देखते थे कि किस तरीके की भीड़ पंजीकरण जो काउंटर्स है वहां पर देखने को मिलते थे और कहीं ना कहीं भगदड़ जैसी स्थिति भी मचती थी। लेकिन इस बार जो काउंटर्स हैं वो डबल कर दिए गए हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार के अलावा विकासनगर में भी अब पंजीकरण काउंटर्स हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की स्थिति जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। रास्तों में खाने पीने की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो या फिर वहां पर चारों धामों में दर्शन करने की व्यवस्था हो, सभी जो है सुखद तरीके से हो सके, संचालित हो सके, इस पर लगातार ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गलजवाड़ी क्षेत्र में 92.16 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का विधिवत तरीके से शिलान्यास किया। आपको बता दें कि सैनिकों के कल्याण के लिए बनने वाले भवन उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के सहयोग से बनाया जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार जनता के द्वार के संकल्प के साथ काम कर रही है। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड के विजेता और इंटरनेशनल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जल्द धनराशि मिलने वाली है। आपको बता दें कि शासन ने 15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। खेल विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य ने कहा कि विजेता खिलाड़ियों से 31 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। अभी तक काफी संख्या में आवेदन आ चुके हैं। वहीं स्क्रूटनी टीम आवेदनों की जांच पड़ताल कर रही है। जून में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें पदक विजेताओं को धनराशि मिलेगी। 240 खिलाड़ियों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में राज्य के लिए मेडल भी जीते थे। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं। जहां वनाग्नि की घटनाएं कम हो, जिसे लेकर वन विभाग लगातार काम कर रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं में कमी आई है। पहली बार जिला अधिकारी और जिला प्रशासन की भूमिका वनाग्नि में दिखाई दी। आपदा प्रबंधन मद से भी राशि मिली है, जिससे वनाग्नि की घटनाओं को रोकने में सहायता मिलेगी। पहली बार जन सहभागिता के माध्यम से वनाग्नि को रोकने की कोशिश की गई। 562 हॉटस्पॉट में ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट समिति भी इस दौरान बनाई गई। देहरादून की बात करेंगे अब, जहां सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर जिलाधिकारी का एक बड़ा फैसला सामने आया है। लगभग 125 स्कूलों में मिड डे मील किचन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अब किचन बनाने के निर्देश दिए गए। डीएम देहरादून सविन बंसल ने जानकारी देते हुए कहा कि मिड डे मील में आयरन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। 15 दिन के भीतर ही शिक्षा विभाग सभी एल्यूमिनियम के बर्तनों को बदल दे और लोहे के बर्तन स्कूलों में आवंटित करेगा। बात अगली खबर की, जहां अल्मोड़ा के क्वारब क्षेत्र में दरख्ती पहाड़ियों को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस ने मार्च निकालकर अल्मोड़ा में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि धामी सरकार इस मुसीबत से लोगों को राहत दिलाने को लेकर लापरवाह बनी हुई है। क्वारब में भूस्खलन पर छिड़ी सियासी रार, माहरा बोले बर्बादी पर मौन थामी सरकार। अल्मोड़ा में कांग्रेस का विरोध, सरकार पर निशाना। बीजेपी ने कहा जनता को भ्रमित करने का ड्रामा। हल्द्वानी अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग क्वारब के पास हो रहे भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित है। पिछले 1 साल से क्वारब में हो रहे भूस्खलन के कारण बार बार यातायात बाधित हो रहा है, जिससे स्थानीय लोगों की मुसीबत बढ़ी हुई है। इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने क्वारब में दरख्ती पहाड़ियों के ट्रीटमेंट में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सरकार पर हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस ने मार्च निकालकर अल्मोड़ा में डीएम कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया है। करण माहरा ने कहा
इस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग पर क्वारब में हो रहे भूस्खलन से क्षेत्र का पर्यटन और लोगों का व्यवसाय चौपट हो चुका है। स्थानीय लोग परेशान हैं, लेकिन भूमाफिया, खनन माफिया की कठपुतली बन चुकी धामी सरकार इस मुसीबत से लोगों को राहत दिलाने पर गंभीर ही नहीं है। वहीं कांग्रेस के आरोप को बीजेपी ने निराधार बताया है। बीजेपी का कहना है कि क्वारब में भूस्खलन की समस्या के समाधान के लिए केंद्र ने 17.14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिस पर काम शुरू हो चुका है। दूसरे चरण पर 51.37 करोड़ रुपए से पहाड़ियों के ट्रीटमेंट का काम जल्दी ही शुरू होगा, जिससे भूस्खलन की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस केवल सियासत करने के लिए इस विषय पर जनता को भ्रमित कर रही है। हमारे जो बीमार लोग हैं वो लोग वहाँ जाते जाते रास्ते में दम तोड़ दे रहे हैं। हमारी एम्बुलेंस बाहर नहीं निकल पा रही। आखिर क्या कर रही है सरकार? बर्बाद करके रख दिया पूरे उत्तराखंड को। कुमाऊं का ये रीजन, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, हमारा पूरा टूरिज्म खत्म हो गया। हमारे बीमार लोगों को रिफर सेंटर करके हल्द्वानी भेजते हैं। हल्द्वानी पहुंचने से पहले हमारा जो बीमार वो मर जा रहा है, क्योंकि कैंची से आगे नहीं जा पा रहा। और क्वारब की हालत आपने देखी रखी है, रात को सफर नहीं कर सकते और करोड़ों रुपया आने के बाद भी वहाँ काम नहीं हो रहा। धामी सरकार पूरी तरीके से फेल है। भू माफिया, खनन माफिया के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। 18 करोड़ रुपया रिवर बेड से दीवार देने के लिए आया है। 51 करोड़ रुपया लगभग हिल साइड वालिंग के लिए आया है। जो इरोजन हो रहा है, भूधसाव हो रहा है, उसको रोकने के लिए हो रहा है। वो फरवरी में स्वीकृत हो गया और युद्ध स्तर पर वहाँ पर काम चल रहा है। उसके बाद कांग्रेस का इस तरीके से आंदोलन करना, मुझे लगता है उनकी विकास विरोधी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस पर रहा भी कुछ नहीं है। इस तरह के आंदोलन करके वो केवल जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अल्मोड़ा के साथ ही पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ने वाली NH 109 को इस क्षेत्र की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन क्वारब में भूस्खलन ने पूरे क्षेत्र के जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। बार बार भूस्खलन से बंद रास्ते पर्यटन और व्यापार के मार्ग को भी बंद कर रहे हैं, जिससे लोग राहत के लिए छटपटा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का अधिकांश हिस्सा अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और भारत सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा का ये संसदीय क्षेत्र भी है। ऐसे में क्वारब में ट्रीटमेंट में देरी पर कांग्रेस बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी समस्या के समाधान के लिए काम शुरू होने की बात कह रही है। देखना होगा कि क्वारब की दरकती पहाड़ियों के उपचार का काम कब तक पूरा होता है, जिससे अल्मोड़ा के साथ ही पूरे क्षेत्र के लोग राहत की सांस ले पाते हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अल्मोड़ा से संवाददाता हरीश भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब खबर रानीखेत से है, जहां पर उर्स कमेटी की ओर से हजरत कालू सैयद बाबा की दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने भी सहयोग के साथ शिरकत की। सभी ने मिलकर नगर की तरफ से चादर मजार पर पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ाई। कमेटी की ओर से हलवे का प्रसाद बांटा गया। पूरे मेला क्षेत्र को उस दौरान सजाया गया। वही बात करेंगे मसूरी की, जहां पालिका अध्यक्ष मीरा सुखलानी ने मसूरी में IDH बिल्डिंग के पास निरीक्षण के दौरान क्षेत्र में फैली गंदगी को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने अधिशासी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से कूड़ा निस्तारण का काम कर रहे ठेकेदार के पैसे रोकने के निर्देश दिए हैं। पालिका अध्यक्ष ने IDH बिल्डिंग में रह रहे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और उनको आश्वस्त किया है कि क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। पहले वाले लोगों ने ये भी नहीं देखा कि सामने अगर आवासीय बिल्डिंग हम लोगों ने बनाई है तो ये MRF सेंटर यहाँ कैसे हो सकता है ना। तो पहली तो गलती यही है कि जो लोकेशन है MRF सेंटर की और IDH बिल्डिंग के आमने सामने एक रोड का गैप है बीच में, तो उससे लोगों को दिक्कत होनी ही होनी है। तो उस गलती को अब कैसे सुधरेगी ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम यहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, क्योंकि जो कैपेसिटी है IDH सेंटर की, इसकी जो कैपेसिटी है वो 20 टन की है। कूड़ा लगातार कभी 28 और 25 से 30 टन के बीच हमारे पास कूड़ा आ रहा है।
कि इसको थोड़ा जनता को तो देखो कि कैसे पैसे से रहेंगे, कैसे पैसे से खाएंगे पिएंगे। जब हमारी मजबूरी नहीं होती तो आज हम ऐसी जगह में बसे हैं। पर आप मीरा मैडम से मिली थी? आपसे कल मिलने गए, पास मिलने आई। हम उनको बहुत बहुत आभारी करते हैं। पर क्या मानते हैं आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तो थोड़ा हमने अब विश्वास ये रख रखा कि जरूर नहीं हो तो सफाई जरूर रखना। आ जाते कहाँ से खाना खाएंगे हम? ठीक है, इतने गंदे में हमारी बस की नहीं है यहाँ पे रहने। सफाई के रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम। पर क्या कहते हैं, आज अध्यक्ष यहाँ पहुँची हैं? हाँ, कल गए थे, उसके पास यहाँ आ गए आज। उसको बहुत धन्यवाद है, उसको हाथ जुड़ाई, वो हमारे यहाँ पे पहुँच गए। निविदा के लिए शासन को हमने प्रस्ताव भेज दिया है। वहाँ से स्वीकृति के उपरांत हम जो बायोमिथेनेशन प्लांट और ये पूरा इसका है, इसको हम नए ही वेंडर के लिए निविदा की जाएगी। तब तक के लिए हम अभी समाधान के लिए हमने जो करंट वेंडर है इनको बोला है कि इसका तत्काल निस्तारण करिए और जो इनका बचा हुआ भुगतान है हम उसी से काटेंगे, क्योंकि अगर नगर पालिका करेगी तो अब हम कल से अपने आप ही इसका निस्तारण करना स्टार्ट कर रहे हैं। जो इनका बकाया भुगतान है 25-26 लाख रुपये उसी में से काटेंगे और पूरा भुगतान अभी रोक दिया जाएगा। वहीं देहरादून में रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर तेजी से कदम आगे बढ़ रहे हैं, जहां दोनों नदियों के किनारे पर निर्माण को लेकर संयुक्त सर्वे के बाद लाल निशान लगा दिया गया। अब इसके बाद नगर निगम की ओर से नोटिस भी जारी कर दिए जा रहे हैं, जहां नगर निगम की ओर से लगभग 50 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि नगर निगम 864 चिन्हित निर्माण को लेकर नोटिस भेजेगा। नगर आयुक्त ने बताया कि नोटिस जारी करने के बाद सभी आपत्ति मांगी जाएगी और उनके दस्तावेजों को चेक किया जाएगा। बिंदाल में सर्वे हुआ था, जॉइंट सर्वे। उसमें नगर निगम क्षेत्र में जितने आइडेंटिफाइड एस्टैब्लिशमेंट्स आए हैं उनमें भी लगातार 2 टीम के माध्यम से नोटिसेस जारी करने का, सर्व कराने का कार्य शुरू हो चुका है। अब तक 50 से ऊपर नोटिसेस सर्व किए जा चुके हैं और लगातार ये कार्रवाई चल रही है। कुल मिलाकर के लगभग 834 इस प्रकार के नोटिसेस सर्व किए जाने हैं। कालाढूंगी चकलुआ में बारिश होने से बरसाती नाले के पानी का डायवर्जन जंगल की तरफ न होने के कारण किसानों की फसलों को खासा नुकसान हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ चकलुआ में अस्थायी वैली ब्रिज के कमजोर पड़ने पर एसडीएम परितोष वर्मा ने पुल का निरीक्षण किया। पुल के नीचे सुरक्षा दीवार बनाने को लेकर लोक निर्माण विभाग का जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बरसाती नाले का डायवर्जन जंगल की ओर करने को लेकर वन विभाग के अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की गई। के दृष्टिगत जो ये स्थायी पुल यहाँ पर वैली ब्रिज डाला गया है, इसके एक बार मरम्मत पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कर दी गई है और इसके जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो अभी पीडब्ल्यूडी द्वारा किए जाने हैं और इसमें शीघ्र ही कुछ वॉल्स और वायर ग्रिड्स लगने हैं, जिससे कि लोक निर्माण विभाग द्वारा शीघ्र कर लिया जाएगा। साथ ही जो ये यहाँ पे गाँव के खेतों की सुरक्षा का मामला है, इसको लेकर के वन विभाग का एक एस्टिमेट बनाया गया है, जिससे कि पानी का डाइवर्ट जंगल में ही कर दिया जाएगा और यहाँ पे कम से कम पानी आए, इसके लिए एक कार्य होगा वन। अब खबर विकासनगर से है, जहां हरिद्वार से चारधाम यात्रा पर निकले राजस्थान के यात्रियों से भरी बस को नशे में धुत ड्राइवर के चलाने का मामला सामने आया। शराब पीकर चारधाम यात्रियों की जान को खतरे में डालते हुए एक शराबी ड्राइवर को परिवहन विभाग की टीम ने हरबटपुर बस अड्डे से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। दरअसल राजस्थान के 25 यात्री हैं, जिनका एक जत्था हरिद्वार से चारधाम यात्रा पर निकला तो उन्हें रास्ते में एहसास हुआ कि उनकी बस को शराबी ड्राइवर चला रहा है। ड्राइवर इन यात्रियों को लेकर हरबटपुर बस अड्डे पर पहुंचा तो यात्रियों ने तुरंत यहां मौजूद पुलिसकर्मियों को पूरी कहानी बताई और शिकायत दर्ज कराई। सूचना पर परिवहन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने अल्कोहल मीटर से ड्राइवर का परीक्षण किया तो पता चला कि ड्राइवर ने भारी मात्रा में शराब पी रखी है। शराबी ड्राइवर को तुरंत गिरफ्त में लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हरबटपुर जो ये बस अड्डा है, यहाँ पर जितने भी चारधाम यात्रा के लिए जितने वाहन जाते हैं उनको एक बार यहाँ पर चेक किया जाता है और जब जो चारधाम यात्रा के लिए जो हमारे मानक हैं, निर्धारित मानक हैं, जैसे गाड़ी का ग्रीन कार्ड होना चाहिए और जो उसमें सवारियाँ हैं उनका ट्रिप कार्ड होना चाहिए, वो हमारे यहाँ पे चेक होता है। तो चेकिंग के दौरान हमारे जो स्टाफ है, हमारे स्टाफ ने देखा कि एक तो गाड़ी में अल्ट्रेशन क्या हुआ। अल्ट्रेशन होता है कि अगर उसमें बिना अथॉरिटी की मंजूरी के अगर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव अगर वाहन में किया तो दैट इज़ कॉल्ड अल्ट्रेशन। तो ये पाया गया कि अल्ट्रेशन है। अल्ट्रेशन के बाद जब ड्राइवर से बात कर रहे थे तो उस दौरान उसकी कुछ हरकतों को इन्होंने देखा और हमने जब अल्कोमीटर से उसको चेक किया तो वो जो है, जो निर्धारित मानक है उनसे बहुत अधिक उसने ड्रग का सेवन किया हुआ है। तो उसको जो मोटर व्हीकल एक्ट में धारा 185 के अंतर्गत उसको हमने चालान किया है।
निकले सर, तो वहाँ से निकलने के बाद में ऋषिकेश में ड्राइवरों ने 15 मिनट नहीं, आधा घंटे लगाए। हमने कहा था इनको चलो भाई इतना लेट क्यों कर रहे हो, तो वो चलने के बाद में यहाँ ये हरबटपुर है क्या, यहाँ तक ऋषिकेश, यहाँ तक एक बीच में ब्रेक लगाया था इन्होंने, वो ब्रेक भी डेंजर था। हमने कहा था इनको, तो बोला कि सामने वाली गाड़ी की गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। तब हमें थोड़ा सा शक हुआ। यहाँ पे हरबटपुर में आके हमने थोड़ा शक होने पे इनको बताया, यहाँ जो इंचार्ज हैं स्टेशन पे, तो इन लोगों ने फिर ये सारी कार्रवाई की और कार्रवाई अच्छी की। धामी सरकार का हम शुक्रगुजार हैं कि 15 मिनट में ARTO साहब आ गए और इन्होंने एक्शन लिया। जहाँ पर कि एक यात्रा पड़ाव है और यात्रा पड़ाव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ पर कि एक नशे में दो ड्राइवर यहाँ पर वाहन लेकर हरिद्वार से और हरड़पुर तक पहुँच जाता है और ऐसे में एक बड़ा हादसा भी यहाँ पर हो सकता था, क्योंकि रास्ते में एक जगह काफी तेज ब्रेक मारने की जो बात है यहाँ पर यात्रियों द्वारा कही जा रही है कि इसके द्वारा काफी तेज ब्रेक मारी गई थी। तो ऐसे में जब ब्रेक लगती है तो यात्रियों द्वारा इसकी शिकायत जो है यहाँ पर अधिकारियों से की गई। तो अधिकारियों ने जब उसका अल्कोहल मीटर से चेकिंग की गई तो उसका जो अल्कोहल मीटर पे जब उसका लेवल देखा गया तो वो काफी हाई पाया गया। तो वो उसको फिलहाल जो है संबंधित धाराओं में उसके खिलाफ केस दर्ज कर इस वाहन को और उस ड्राइवर को जो है थाने में जो है सबूत किया जा रहा है। जो इस वाहन में सवार था उसकी सिर्फ सरकार से, धामी सरकार से केवल एक ही मांग है कि ऐसे जो यात्रा में जो गाड़ियाँ जा रही है उनकी जो है सर्विस चेकिंग जो है स्टार्टिंग पॉइंट पर ही की जाए, ताकि रास्ते में किसी भी यात्रा के जो यात्री है उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि जो यहाँ के यात्री है इन्हें यहाँ पर जो है गाड़ी बदलनी पड़ रही है, उनका ड्राइवर बदलना पड़ रहा है, दूसरी गाड़ी वहाँ से भेजी जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है यात्रियों को जो है तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं कैमरामैन राजू के साथ परवीन। अब खबर पौड़ी से है, जहां बीरोखाल के मचगांव जा रही बोलेरो बैचरो सुकई के पास नयार नदी में जा गिरी। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जहां अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। गाड़ी में 7 लोग सवार थे। हादसे में एक की मौत बताई जा रही है, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैचरो भेज दिया गया, जहाँ से उन्हें बीरोखाल रेफर कर दिया गया। बहुत दुखद घटना हुई आज। स्थानीय लोगों के माध्यम से जो जीवई से थोड़ा नीचे और सुकई के बीच में सब लोग वहाँ पे, सब उनके रेस्क्यू से वहाँ पे 6 घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुँचाया गया, जिसमें 2 बच्चे अभी अस्पताल में ही यहाँ पे वो सुरक्षित हैं। 4 लोगों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया रामनगर, और उसके बाद अगर ज़्यादा वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगी तो उनको सुशीला तिवारी हल्द्वानी भेज दिया जाएगा। और एक बता रहे कि एक महिला की ऑन स्पॉट वहाँ पे डेथ हो चुकी है, जबकि बहुत देर में वहाँ पे एम्बुलेंस 108 की मदद से सबको यहाँ पे CSC में लाया गया। जी देखो, जो आज भी यहाँ पे दुर्घटना हुई हमारे यहाँ से कम से कम 7-8 किलोमीटर में जो में गाड़ी है, जिसमें हमारे पास अभी तक मतलब 4 लोग जो है जिनकी मतलब की इंजरी हुई है, और उनमें से जो हमारे पेशेंट है जो सीरियस थे उनको हमने सबसे पहले 108 से रेफ़र कर दिया। उसके बाद जो 3 पेशेंट हैं उनसे 2 महिलाएँ थी, उनको रेफ़र कर दिया। उनकी एक के बाएं पैर में इंजरी थी और दूसरे के दाएं पैर में, दोनों की इंजरी थी। और एक पेशेंट अभी हमारे पास यहाँ पे है जो उसके ड्राइवर से, उनकी बैक में इंजरी है, और उसके बाद उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें हम आगे 108 पे उनके यहाँ पर रेफ़र कर दिया जाएगा। 2 हमारे पास बच्चे हैं जो मतलब जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो अंडर ऑपरेशन में, और उनकी हालत अभी बिल्कुल स्वस्थ है, उसमें ठीक है। बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां ऊंचापुल बालकनाथ मंदिर में चल रही भागवत कथा के दौरान एक चेन स्नैचिंग गिरोह ने भीड़भाड़ का फायदा उठाया और 2 चेन के साथ एक मंगलसूत्र चोरी कर लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि यह घटनाक्रम वीडियो बना रहे कैमरामैन के कैमरे में कैद हो गए, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तत्काल टीमों का गठन किया और संभावित स्थानों में तलाश और पूछताछ के जरिए पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को गुसाई नगर बाजपुर अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए 3 आरोपियों में 2 महिलाएं और एक युवक बताया जा रहा है, जो कल्याणपुरी पूर्वी दिल्ली का अरे पीछे आ जाओ यार, सुन मान जाओ। जिसमें कथा में शामिल होने वाली महिलाओं के गले से कुछ चैन और मंगलसूत्र चुराए गए। इसमें जो FIR रजिस्टर करने के बाद में CCTV हमने देखी, उस जगह का जो टावर डंप उठाया, और जो शहर के CCTV का जब हम लोगों ने अवलोकन किया तो संदिग्ध कार और एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कुछ संदिग्ध लोग भी दिखे।
तो इसके आधार पर हमारी पुलिस ने जो संदिग्ध कार थी उसकी पहचान की, और ये पहचान करते करते हमारी जो टीम है वो दिल्ली पहुंची, और यहाँ से जो 3 लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था उन लोगों की गिरफ्तारी की है। इन तीनों लोगों के कब्जे से जो है 2 चैन और 1 मंगलसूत्र की बरामदगी हो गई है। ये लोग बेसिकली यहाँ आए और इस कथा में शामिल हुए, और वहाँ पर कथा में शामिल लोगों के गले से इन्होंने मंगलसूत्र चुराया है। इनमें से एक जो पति पत्नी अभियुक्त हैं, ये पहले भी हिमाचल में सिरमौर से इसी तरीके की घटना में जेल जा चुके हैं। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के